Hello everyone, welcome to Legal Honest Community. My name is Vaidehi Sharma and I am a student of BA LLB at Mohanlal Sukhadia University. Recently, हम सभी लोगों ने कोलकाता रेप केस को पढ़ा और समझा कि रेप एज एन ऑफेंस कितना हीनियस क्राइम है. इन लाइट ऑफ दैट आई विल बी डिस्कसिंग कि हमारे इंडिया के अंदर रेप को लेकर की कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं है. सेकेंडली, जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनके पास में क्या क्या अवेलेबल राइट्स है. जब हम कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं तो हम उसके रेफरेंस में सबसे पहले थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पढ़ते हैं. थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के अंदर इंडिया के अंदर जो प्रिवेलेंट थ्योरी है दैट इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी. रिफॉर्मेटिव थ्योरी का जस्ट ये है कि हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल. इस थ्योरी के हिसाब से पनिशमेंट का पर्पज़ ये है कि क्रिमिनल को एक गुड ह्यूमन बीइंग में, एक गुड इंडिविजुअल में कन्वर्ट करो और उसके बाद में उसको वापस से सोसाइटी में स्टेब्लिश करो. इसलिए कोर्ट्स की अप्रोच हमेशा ऐसी होती है कि कैपिटल पनिशमेंट से वो रिफ्रेन करते हैं और कैपिटल पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही दी जाती है. जब हम रेप विक्टिम्स के राइट्स की बात करते हैं तो मोस्टली जो राइट्स अवेलेबल है रेप विक्टिम्स के पास में वो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर अवेलेबल है. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर सेक्शन 154 जो है वो पुलिस स्टेशंस को, पुलिस ऑफिशियल्स को बाउंड करता है कि वो रजिस्टर करेंगे एफआईआर रेप विक्टिम्स की. इसका अगर वो वायलेशन करते हैं तो दैट इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 166A ऑफ आईपीसी, जिसके अंदर 6 मंथ्स की रिगरस इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन की सज़ा है. इसके अंदर हम एक केस पढ़ते हैं ललिता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि कोई भी पुलिस स्टेशन किसी भी रेप विक्टिम को एफआईआर रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता है. उसके बाद में हम पढ़ते हैं सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी, जो कहता है कि ऑफिसर इंचार्ज जो होगा वो रेप विक्टिम के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा एट द प्लेस ऑफ हर चॉइस. विक्टिम जहाँ चाहेगी वहाँ उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगे. अगर वो चाहती है कि उसके घर पर रिकॉर्ड हो इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स और हर गार्जियंस तो वो उसके घर पर होंगे. एंड इफ शी वांट्स कि उसके घर के अलावा किसी और प्लेस पर हो तो द ऑफिसर इंचार्ज इज ड्यूटी बाउंड टू डू सो. फिर सेक्शन 164(5)A ऑफ सीआरपीसी कहता है कि ये कोर्ट को डायरेक्शंस देता है कि जो विक्टिम्स होंगे उनकी गवाही जो ली जाएगी, उनके स्टेटमेंट्स जो रिकॉर्ड किए जाएंगे वो प्राइवेटली ही किए जाएंगे, जो जजेस होंगे उनके चेंबर्स में ही किए जाएंगे. इसके बाद में हम पढ़ते हैं सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी, जो कि कहता है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे रेप विक्टिम्स को. ये हॉस्पिटल्स पब्लिक हॉस्पिटल भी हो सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकते हैं. मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर बाउंड बाय सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी. अगर वो इस सेक्शन का वायलेशन करते हैं तो दैट इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 166B ऑफ आईपीसी, जिसके अंदर 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन की सज़ा दे रखी है. फिर हम बढ़ते हैं सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, जो कहता है कि विक्टिम्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना होगा विद इन 24 आवर्स ऑफ रजिस्टरिंग एफआईआर. उसके बाद में इसके अंदर ऑल्सो ये सेक्शन 164A जो है ये प्रोहिबिट करता है 2 फिंगर टेस्ट को. 2 फिंगर टेस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने लिलू एलियास, राजेश एंड अनादर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में हेल्ड किया था कि 2 फिंगर टेस्ट जो है वो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है और वो फिजिकल और मेंटल इंटेग्रिटी एंड डिग्निटी ऑफ विक्टिम को वायलेट करता है. हेंस 2 फिंगर टेस्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. फिर सेक्शन 327 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड करता है कि जो रेप की प्रोसीडिंग्स होगी वो क्या इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होगी. इन कैमरा प्रोसीडिंग्स मतलब कि जो जनरल पब्लिक होगी वो उन प्रोसीडिंग्स को देखने के लिए अलाउड नहीं होगी. सेम टू सेम सेक्शन 327 क्लॉज 3 जो है वो कहता है कि ऐसी जो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स जो होगी सेक्शन 327 क्लॉज 2 के अंदर उनका पब्लिकेशन कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी डिजिटल मीडिया नहीं कर सकता है. फिर सेक्शन 309 क्लॉज 1 जो बात करता है सीआरपीसी की, वो कहता है कि जो ट्रायल होगा रेप केसेस का वो 2 मंथ्स के विद इन कंप्लीट हो जाना चाहिए. वैसे ही सेक्शन 173(1)A ऑफ सीआरपीसी पुलिस को बाउंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन को 2 महीने में कंप्लीट करे और अपनी रिपोर्ट फाइल करे. 273 ऑफ सीआरपीसी जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ रेप विक्टिम की बात करता है. प्रोटेक्शन एज इन कि कोई एक पुलिस ऑफिसर या 2 पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल जो रहेंगे वो हमेशा रेप विक्टिम के साथ में रहेंगे, उसको असिस्ट करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे. सेक्शन 357A जो है वो कॉम्पेंसेशन बाय गवर्नमेंट टू रेप विक्टिम की बात करता है कि जो कंसर्न गवर्नमेंट होगी, जिस स्टेट की भी गवर्नमेंट होगी, वो रेप विक्टिम को कॉम्पेंसेशन देगी.
इसके अंदर हम निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस पढ़ते हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए, जो कॉम्पेंसेशन पेएबल बाय गवर्नमेंट है उसको पे करने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे। इसके अंदर सेकेंड इंपॉर्टेंट केस जो हम पढ़ते हैं दैट इज सेरीना मोंडल इलियास पियादा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेक्शन 357A के अंदर गवर्नमेंट को क्यों कॉम्पेंसेशन देना है रेप विक्टिम को। अगर हम देखें तो स्टेट ने तो मतलब द क्राइम इज कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल, तो फिर वाई द गवर्नमेंट इज बाउंड टू पे द कॉम्पेंसेशन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किया था कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो सारे इंडिविजुअल्स का, क्योंकि स्टेट फेल्ड इन इट्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ विक्टिम अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस दे आर लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन टू द विक्टिम। उसके बाद में हम एविडेंस की बात करते हैं, एविडेंस एक्ट की। तो उसके अंदर सेक्शन 26A कहता है कि जो रेप की जो ट्रायल होंगे वो एज फार एज प्रैक्टिकेबल, एज फार एज पॉसिबल जो वुमेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर से ही होंगे। सेकेंडली सेक्शन 53A जो बात करता है वो कहता है कि एविडेंस जो होगा ऑफ कैरेक्टर या फिर प्रीवियस सेक्सुअल रिलेशंस वो नॉट रेलेवेंट होगा किसी भी रेप के केस के अंदर। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।